सो वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से बेल्जियम और श्रीलंका ने अपने यहाँ की डाइवर्सिटीज़ को, एथनिक डाइवर्सिटीज़ को किस प्रकार से हैंडल किया। यानी कि हमने पढ़ा बेल्जियम और पढ़ा श्रीलंका के बारे में पूरी कहानी कि इन दोनों देशों के अंदर जो डाइवर्सिटीज़ थी, एथनिक डाइवर्सिटीज़ थी, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अब वो एथनिक डाइवर्सिटीज़ को लेकर ये दोनों देश किस प्रकार से अपने यहाँ के पूरी व्यवस्थाओं को मैनेज करने का प्रयास करेंगे और उसका क्या आउटकम आएगा, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ टुडे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वी हैव टू नो दैट कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की एथनिक डाइवर्सिटीज़ को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका दोनों क्या थी। अगर हम बात करें बेल्जियम की, किसकी बात करेंगे, बेल्जियम की बात करेंगे, तो बेल्जियम की कहानी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो एथनिक डाइवर्सिटीज़ थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज थी, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज थी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर 59% लोग जो हैं फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज। बाकी 40% लोग जो हैं किस क्षेत्र में रहते हैं, वेलोन रीजन में, और कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज। वहीं पे अगर बात करें 1%, बाकी बचे 1% लोगों की बेल्जियन की, तो वो जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज है, यानी वो जर्मन भाषा को बोलने वाले बेल्जियंस हैं, ठीक है। इसके बाद कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात करें तो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में कहानी ये थी कि 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे और वहीं पे 20% लोग डच लैंग्वेज को बोलते थे। ये एथनिक कंपोजिशन कुछ इस प्रकार से बेल्जियम का हमें देखने को मिलता था। यानी कि जो देखने में क्या डच वाले देश में ज़्यादा दिख रहे हैं, तो कैपिटल में डच वाले क्या दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं। देश में जो फ्रेंच स्पीकिंग वाले क्या दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं, तो कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है मेजोरिटी में है। यानी कि जो देश में ज़्यादा है वो कैपिटल में कम है और जो देश में कम है वो कैपिटल सिटी में क्या है, ज़्यादा है। तो आई होप आप इस चीज़ को खूब अच्छे से समझ पाए होंगे। बेल्जियम का कुछ इस तरीके से एथनिक कंपोजिशन था। वहीं पे अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन था वो भी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज था। यहाँ पे हमने देखा कि 74% लोग जो हैं सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, सिन्हाला या सिंघली लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे। बाकी 18% यानी 18% लोग जो है तमिल लैंग्वेज, कौन सी स्पीकिंग लैंग्वेज के हैं, तमिल स्पीकिंग लैंग्वेज के हैं, तमिल स्पीकिंग लैंग्वेज के हैं। अब तमिल स्पीकिंग लैंग्वेज को भी दो सब ग्रुप में बांटा गया, 13% और 5%। ये 13% जो तमिल बोलने वाले लोग हैं इनको श्रीलंकन तमिल बोला गया। क्या बोला गया, श्रीलंकन तमिल, जो कि श्रीलंका के ही नेटिव थे। वहीं पे जो 5% लोग थे उनको इंडियन तमिल बोला गया, क्योंकि इनके फोरफादर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड प्लांटेशन वर्क के लिए अंग्रेजों के द्वारा ले जाकर श्रीलंका में स्टेब्लिश कर दिए गए और इनकी पीढ़ियाँ वहीं रह गई। तो ये जो लोग तमिल बोलते थे इनको इंडियन तमिल बेसिकली क्या कहा गया। साथ ही साथ 7% ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार के एथनिक डाइवर्सिटीज़ हमें बेल्जियम में देखने को मिली और कुछ इस प्रकार के एथनिक कंपोजिशन हमें श्रीलंका में देखने को मिली। अब ये दोनों देश अपने यहाँ की एथनिक डाइवर्सिटीज़ को कैसे हैंडल करेंगे और क्या क्या मेजर्स को एडॉप्ट करेंगे, उसको हमें आज के सेशन में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब सबसे पहली बात, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, मेजोरिटी की ही बातों को सुनना। आइज्म लगा हुआ मतलब आइडियोलॉजी हो गई, यानी मेजोरिटी की बातों को ही प्रेफर करना ही मेजोरिटेरियनिज्म कहलाता है। और जैसे अगर हम सीधे इसको डिफाइन कर दें, डिफाइन करके समझ लें कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अपनी बुक में भी एनसीईआरटी को ओपन करते हैं तो यहाँ भी देखने को मिल जाती है और हम लोग भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, श्रीलंका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। तो एक ऐसा बिलीव, एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसा मानना, एक ऐसी चीज जिसमें माना जाए कि द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल, कि मेजोरिटी कम्युनिटी ही क्या योग्य होनी चाहिए शासन के लिए। यानी किसी देश में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही शासन करे, बाकी कोई माइनॉरिटी की बातें न हो। तो ऐसा बिलीव ही क्या कहलाता है, मेजोरिटेरियनिज्म कहलाता है। कि अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट by disregarding the wishes and needs of the minority। चाहे भले ही आपका
माइनॉरिटी की विश और नीड को डिसरिगार्ड करना पड़ जाए इन विच एवर इट वी वांट, किसी भी तरीके से सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन अ कंट्री। तो ऐसी आइडियोलॉजी अगर जिस देश में हो कि जिसमें ये कहा जाए कि सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी ही क्या करे, शासन करे, तो ये जो बिलीफ है यही बिलीफ कहलाता है मेजोरिटेरियनिज्म। क्या कहलाता है? मेजोरिटेरियनिज्म। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो यानी कि हम श्रीलंका में देखेंगे इसी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट होते हुए। अब वो कैसे हो रही है उसको हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहली बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका आपका इंडिपेंडेंट नेशन कब बनता है? भारत के इंडिपेंडेंस के ठीक 1 साल बाद। भारत कब इंडिपेंडेंस होता है? भारत में इंडिपेंडेंस कब आती है? तो आपकी जो है 1947 में, श्रीलंका में 1948 में। ठीक है, तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। ठीक है, वहाँ के जो लीडर थे ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर द डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। यहां से ही झगड़े के असली विवाद जो है पैदा होना शुरू हो जाती है। क्या होती है कि वहां के जो लीडर, चूंकि देखिए श्रीलंका आपका 1948 में क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, किससे? अंग्रेजों से, जैसे भारत 1947 में होता है। तो जो वहाँ के लीडर थे मैक्सिमम, चूंकि वहाँ के लोग थे सिन्हाला कम्युनिटीज़ के, तो लीडर्स भी थे सिन्हाला कम्युनिटीज़ के। तो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे अब अपनी वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, यानी किस गुण की वजह से, किस क्वालिटी की वजह से, मेजोरिटी वाली क्वालिटी होने की वजह से वो सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस को क्रिएट करना चाहते थे, सिक्योर करना चाहते थे। बाई किस क्वालिटी की वजह से? ऐसा नहीं कि वोट पाने की वजह से, बाई वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी की गुणवत्ता के कारण वो गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस करना चाहते थे। कौन? सिन्हाला लीडर्स। कौन? सिन्हा। क्यों? क्योंकि भाई सिन्हाला जो कितने परसेंट थे? 74%, एक बड़ी मेजोरिटी देश में दिख रही है। तो इसके जो लीडर थे वो भी अपने डोमिनेंस को क्रिएट करना चाहते थे बाई वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। ठीक है, एज अ रिजल्ट the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी। ये आप जो है कीवर्ड्स को याद रखेंगे, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, कहाँ की? श्रीलंका की, उसने एडॉप्ट करना शुरू कर दिया अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स, यानी जितने भी मेजोरिटेरियन मेजर्स होते हैं उनको एडॉप्ट करना शुरू कर देती है, जिससे कि सिन्हाला सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश किया जाए, सिन्हाला सर्वोच्चता को स्टेब्लिश किया जाए, सिन्हाला को ही प्रेफर किया जाए। तो ऐसे तमाम मेजर्स को जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो चूज करना शुरू कर देती है, शुरू करती है। तो क्या होगा? क्या क्या मेजोरिटेरियन मेजर्स को अडॉप्ट किए, सिन्हाला सुप्रीमेसी के लिए क्या क्या कदम उठाए वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, जिससे कि सिन्हाला की जो मेजोरिटी, सिन्हाला की जो डोमिनेंस है गवर्नमेंट के ऊपर एस्टेब्लिश की जा सके। उसके लिए सबसे पहला कदम उठाती है वहां की जो सिन्हालियन गवर्नमेंट है, सिन्हालियन लीडर्स थे। इन 1956 में एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज द सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल। देखिए हम लोग एक एक लाइन को डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आपको ना नोट्स की चिंता होनी चाहिए, ना आपको प्रिपरेशन की चिंता होनी चाहिए, ना आपको याद करने की चिंता। तीनों काम हम एक साथ करते हुए चल रहे हैं। आप एक एक लाइन को खूब ध्यान से समझते चलेंगे तो आपके कोई भी टॉपिक्स जो है इस सब टॉपिक से छूटेगा ही नहीं। अच्छा, लिख रहा है कि 1956 में वहां की जो गवर्नमेंट थी वो एक एक्ट पास करती है। क्या पास करती है? एक एक्ट पास करती है। उस एक्ट के थ्रू सिन्हाला लैंग्वेज को, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि सिन्हाला वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी थी, कहां की? श्रीलंका की। तो इसलिए अब जो वहां की जो गवर्नमेंट है ऐसे ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करना शुरू करती है जैसे सिन्हाला की ही बातें हों। तो सबसे पहला 1956 में एक एक्ट पास होता है, कानून लागू होता है, कानून बनता है, जिसके अंतर्गत सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज को बना दिया गया। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया सिन्हाला लैंग्वेज को, और तमिल लैंग्वेज को क्या कर दिया गया? डिसरिगार्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डिसरिगार्ड। ठीक है। सेकेंड मेजर्स क्या किया गया कि द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब जो गवर्नमेंट थी, कौन सी गवर्नमेंट? सिन्हालियन गवर्नमेंट थी, वो फॉलो करना शुरू करती है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, प्रेफर करना शुरू करती है, ऐसी पॉलिसीज को प्रेफर करना शुरू करती है जिसके अंतर्गत सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर किया जाए। सिन्हाला एप्लीकेंट्स को क्या किया जाए? फेवर किया जाने लगा।
जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी पोजीशंस हो, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब की बात हो, तो उसमें सिन्हाला एप्लीकेंट्स को लगातार गवर्नमेंट क्या करने लगी, फेवर करने लगी। इसके बाद एक नया संविधान और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, एक नया संविधान बनाकर तैयार कर दिया गया, जिसमें कि जो संविधान था दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, जिससे कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, वो खुद बुद्धिज्म को सपोर्ट करे, फोस्टर करे, नरिशमेंट करे, उसको प्रोटेक्ट करे। यानी कि अब आप कहेंगे बुद्धिज्म क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सिन्हाला स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो मैक्सिमम आपके बौद्ध धर्म को फॉलो करती थी। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को फॉलो करती थी। इसलिए जो गवर्नमेंट है अब सिन्हाला सुप्रीमेसी को फॉलो कर रही है। तो सिन्हाला एप्लीकेंट्स के लिए जो भी अच्छी चीज़ें होगी, जो भी चीज़ उनके लिए हितकारी होंगी, उन सभी चीज़ों को लागू करेगी। तो पहला काम सिन्हाला लैंग्वेज, क्योंकि सिन्हाला सुप्रीमेसी करनी है, सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। दूसरी चीज़ आपका जो है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को अडोप्ट किया जाने लगा, जिसमें कि जितने भी सिन्हाला एप्लीकेंट्स पूरे देश में थे उनको फेवर किया जाने लगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। थर्ड पॉइंट, जो गवर्नमेंट थी सिन्हालियन थी, तो सिन्हालियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर, प्रोटेक्ट भी करेगी और फोस्टर भी करेगी किसको? बुद्धिज्म को। क्योंकि सिन्हाला लोग जो हैं बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट भी बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करेगी, बौद्ध धर्म को फोस्टर करेगी, नरिशमेंट करेगी, उसका जो है तमाम चीज़ें जो भी उससे संबंधित होगी उन सभी चीज़ों को करेंगी। तो ये सभी मेजर्स को वन बाई वन वहाँ की गवर्नमेंट, जो सिन्हालियन गवर्नमेंट थी, एडोप्ट करना शुरू कर देती है फॉर सिन्हाला सुप्रीमेसी, फॉर सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? भाई देश में तमाम कम्युनिटीज हैं और गवर्नमेंट जो है किसी एक कम्युनिटीज को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। और जब गवर्नमेंट किसी एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेगी तो जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज हैं उनके अंदर कुछ फीलिंग आएगी और वही फीलिंग की वजह से कुछ समस्याएं भी होंगी। वो समस्याएं क्या है वो हम इसमें देखते हैं। इंपैक्ट क्या पड़ता है कि all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। तो भाई फीलिंग ऑफ एलिनिएशन, अलगाव की जो भावना पैदा होने लगी किसके अंदर? श्रीलंकन तमिल के अंदर, कि भाई हर काम सिर्फ सिन्हाला के लिए हो रहा है, हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। तो भाई उनके अंदर अलग थलग की भावना महसूस होने लगी। वो महसूस करना शुरू करते हैं कि दैट नन ऑफ द मेजर्स पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। वो महसूस कर लेते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई भी सिन्हाला लीडर्स हो, उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर के प्रति कोई उनके अंदर संवेदना नहीं है, कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है। सो दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। वो क्या महसूस करते हैं कि किसी प्रकार के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है, श्रीलंका का जो गवर्नमेंट है, श्रीलंका का जो संविधान है, किसी भी प्रकार के उनके पॉलिटिकल पार्टीज या किसी भी प्रकार की जो उनके राइट्स की जो बातें आती है उन सभी चीज़ों के लिए डिनाई करती है, चाहे वो वहाँ की गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ का संविधान हो। ये भी चीज़ें तमिल्स जो है, श्रीलंकन तमिल महसूस करना शुरू कर देते हैं कि जो संविधान है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वो उनको किसी प्रकार के पॉलिटिकल राइट्स को देने से डिनाई कर रहे हैं एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम। और उनके साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। किस चीज़ में? चाहे वो गेटिंग जॉब्स हो, चाहे अदर अपॉर्चुनिटीज हो, एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। और उनके यहाँ तक कि इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा है। अब सोचिए ध्यान से, हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम जो है उसको समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, हम जानते हैं कि श्रीलंका में डाइवर्सिटीज थी, बेल्जियम में भी डाइवर्सिटीज थी, लेकिन श्रीलंका में एक कम्युनिटी थी, सिन्हाला कम्युनिटी, जो 74% थी। तो आज़ादी के बाद से कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो अपने डोमिनेंस को क्रिएट करने के लिए एक ऐसी पॉलिसीज को, एक ऐसी आइडियोलॉजी को एडोप्ट करते हैं जिस आइडियोलॉजी को क्या बोला जाता है? मेजोरिटेरियनिज्म। अब इस मेजोरिटेरिज्म के माध्यम से वो सिन्हाला सुप्रीमेसी को, सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब इस सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए वो इन सभी एक्टिविटीज को क्या करते हैं? करना शुरू कर देते हैं। अब इन सभी एक्टिविटीज के वजह से
जो जो अदर कम्युनिटीज़ थी, जो श्रीलंकन तमिल थे, जो तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, उनके अंदर भी ये सभी फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि भाई किसी भी उनके अंदर अलग थलग की भावना पैदा होती है। साथ ही साथ उनको लगता है कि वहाँ की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सिनहारा लीडर्स हैं, वो किसी प्रकार के उनकी लैंग्वेज के लिए, उनके कल्चर के लिए, उनके किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट के लिए सेंसिटिविटी उनके अंदर नहीं है। और साथ ही साथ उनको किसी प्रकार के पॉलिटिकल राइट्स को देने से मना किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे वो जॉब की बात हो, अपॉर्चुनिटी की बात हो, चाहे हर मामले में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ एलिनिएशन उनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। अब ऐसा होने की वजह से रिजल्ट क्या आएगा? एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, जिसकी वजह से अब इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में तनावपूर्ण चीजें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। श्रीलंका तमिल जिसकी वजह से लॉन्च करना शुरू कर देते हैं पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। वो जो तमिल थे, तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, वो भी जो श्रीलंकन तमिल थे लॉन्च करना शुरू कर देते हैं क्या? पॉलिटिकल पार्टीज तमाम स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं कि उनकी भाषा को भी, यानी कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या मिले? दर्जा मिले। अपनी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने के लिए वो पार्टीज बनाना शुरू कर देते हैं, स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, ये सारी चीजें। साथ ही साथ फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, तो इन सभी चीज़ों को पाने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च करना शुरू कर देते हैं, वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनकी रीजनल ऑटोनॉमी हो जाए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उनको भी जॉब मिले, उनको भी जॉब एजुकेशन मिले, तमाम चीज़ें उनको भी एक्सेस, मतलब वो भी एक्सेस कर सके। बट their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamil was repeatedly denied. लेकिन जो भी वो डिमांड कर रहे थे उनको पूरी तरीके से बार बार डिनाई कर दिया जा रहा था। ठीक है, इसकी वजह से बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। इस चीज को याद रखिएगा, तमिल ईलम का मतलब होता है एक ऐसा टेरिटरी, एक ऐसा स्टेट जो सिर्फ तमिल का हो, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको अपनी भारत के पर्सपेक्टिव में आप बोल सकते हो सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब हम देश में जब भाई आप हमारी बातों को नहीं सुन रहे हो तो हमें एक अलग टेरिटरी दे दो और हम अपने सभी कम्युनिटी के साथ वहीं पर रहेंगे, अपने सारे कानून बनाएंगे, अपने सारे तरीकों से रहेंगे, सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे। तो जिसकी वजह से 1980s में तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं और वो बनकर डिमांड करना शुरू कर देती हैं कि एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम की एक अलग ही तमिल राज्य बन जाए। क्या बन जाए? एक अलग तमिल राज्य बन जाए इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। वो भी किस हिस्से में? नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम बन जाए जहां पे वो रह के अपनी सारी व्यवस्थाओं को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। अब ऐसे डिमांड करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट इसका ये आता है कि द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट्स टर्न इनटू अ सिविल वार। तो जब वो इंडिपेंडेंट तमिल ईलम की डिमांड करेंगे क्या वो मान लेंगे? सिन्हाला लीडर्स नहीं मानेंगे। तो जब उसको भी नहीं माने तो कंडीशन और ज़्यादा वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट में क्रिएट हो जाती है और जल्द ही ये कंडीशन उस देश में दो कम्युनिटी के बीच में इतना भीषण रूप ले लेती है कि वो सिविल वार में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? सिविल वार में, गृह युद्ध बोलते हैं। जब एक देश के अंदर तमाम कम्युनिटीज आपस में लड़ने लगे तो इसी को हम लोग सिविल वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविल वार बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं। यानी एक देश के अंदर जो तमाम कम्युनिटीज जो रहती हैं, तमाम जो सोशल ग्रुप रहते हैं, वो अगर आपस में लड़ने लगे तो ऐसे लड़ाई को, ऐसे युद्ध को सिविल वार कहा जाता है। तो इसकी वजह से जब फिर से ये तमाम डिमांड करते हैं वो सब, और जब ये सब भी नहीं मिलता है तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में इतना युद्ध, इतनी लड़ाइयाँ, इतने जो है विवाद, इतने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं कि पूरे देश में स्थिति क्या हो जाती है? अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल्स ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। दोनों कम्युनिटीज के हजारों लोग मारे गए। ठीक है, मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। बहुत सारे लोग अपने देश को छोड़ना पड़ गया, अपने लाइवलीहुड को खो दिए, तमाम चीज़ें हुई। सिविल वार हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, cultural and economical life of the country and it ended in 2009। सिविल वार कारण बना किसका? कि टेरिबल सेटबैक हुआ, बड़ा ही भयावह जो है भयावह कंडीशन को क्रिएट कर दिया, चाहे वो सोशल मामले में हो, चाहे कल्चरल मामले में हो, चाहे इकोनॉमिकल मामले में हो। यानी इस देश की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल लाइफ को पूरी तरीके से क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया, टेरिबल सेटबैक कर दिया। और ये कहीं ना कहीं सिविल वार 2009 तक चला और फाइनली 2009 में क्या होता है? खत्म होता है।
तो आई होप आप इस पूरी चीज को क्या किए होंगे, समझ पाए होंगे कि श्रीलंका में जब हम पढ़ रहे थे कि मेजोरिटेरिज्म, किसको पढ़ रहे थे, मेजोरिटेरिज्म, इसी पॉलिसी यानी एक देश के अंदर दो कम्युनिटीज हैं और दोनों के साथ पावर शेयरिंग सही से नहीं हो रही, पावर शेयरिंग सही से नहीं हो रही है, एक कम्युनिटी के साथ खूब हो रहा है, एक कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहा है, तो कंडीशन इतनी भयावह हो गई कि सिविल वार हो गया और एक उस देश की सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल पूरा जो व्यवस्था है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई और एक लंबे समय तक, दशकों तक सिविल वार चलता रहा और देश की पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था पूरी तरीके से क्या हुई, चरमरा गई। तो आपने देखा कि पावर शेयरिंग न करने की वजह से कितनी बड़ी समस्याएं क्रिएट हो सकती है एक देश में। वहीं पे दूसरा देश छोटा सा है जिसका नाम है बेल्जियम। क्या नाम है, बेल्जियम। बेल्जियम को देखते हैं कि बेल्जियम ने अपने यहाँ कैसे अपनी डाइवर्सिटीज को हैंडल किया। बात करें अगर बेल्जियम की, एकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में होता क्या है, अब हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं। श्रीलंका में हमने देख लिया कि जो कम्युनिटीज मेजोरिटी में थी उसकी बातें सुनी गई, उसकी जो है उसको फेवर किया जाने लगा, उसके साथ पावर को मैक्सिमम फॉर्म में शेयर किया जाने लगा, जिसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी के बीच में फीलिंग ऑफ एलियनेशन जो है होने शुरू हो जाती है और फाइनली स्थिति इतनी गड़बड़ हो जाती है कि सिविल वार हो जाता है। जो बेल्जियम में कंडीशन क्या है उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं कि जो बेल्जियन लीडर्स थे टुक अ डिफरेंट पाथ, वो एक अलग रास्ता को अपनाते हैं। क्या रास्ता अपनाते हैं, सबसे पहली बात जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने यहाँ की एग्जिस्ट करने वाली रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज। वो अपने यहाँ जितने भी प्रकार की क्षेत्रीय विविधताएं हैं, जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटीज हैं, उन सभी को वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ कितने प्रकार की डाइवर्सिटीज हैं, पहले हम इसको जो है आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अब वो कैसे काम करते हैं, जिसके लिए देखिए एक तब उसमें लिखा था मेजोरिटेरिज्म। तो मेजोरिटिज्म हम किसे कहते हैं, एक ऐसा बिलीव जिसमें कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल, कि मेजोरिटी कम्युनिटी ही क्या शासन के योग्य हो। यहाँ पे अगले हेडिंग क्या, एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिए समावेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, समावेशन करना। यानी कि देखिए इसी देश के अंदर रह रहे तमाम जो सोशल ग्रुप होते हैं उन सबके साथ, उन सबके इंटरेस्ट पे काम करना, सबके हित में काम करना, सबके लिए समान रूप से काम करना ही, सबको एक साथ लेकर चलना ही एकोमोडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। जैसे हम समझ रहे हैं कि बेल्जियम के जो लीडर्स थे एक अलग ही रास्ता अपनाते हैं अपने यहाँ की डाइवर्सिटीज को हैंडल करने के लिए। और डाइवर्सिटीज क्या थी उसको हमने पढ़ा था। वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने रीजनल डिफरेंसेस को और कल्चरल डाइवर्सिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम समझ लेते हैं एकोमोडेशन किसे कहते हैं। तो एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि एकोमोडेशन रेफर होता है टू द एडजस्टमेंट ऑफ पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड एनवायरनमेंट टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट एंड एक्सेस फॉर इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड, बैकग्राउंड आर कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन का मतलब क्या, एक एडजस्टमेंट ऑफ पॉलिसीज, मतलब किसी देश में जो पॉलिसीज बन रही है उसका एडजस्टमेंट। ये नहीं कि किसी एक के साथ हम लोग बायस होकर बात करें, अनबायस होके हर सबके साथ ऐसी पॉलिसीज को बनाएं जो एडजस्ट करके बनाई जाए, किसी पे थोपी ना जाए, सबको साथ लेकर किया जाए। एडजस्टमेंट ऑफ पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट, जिससे कि इंश्योर किया जा सके फेयर ट्रीटमेंट एंड एक्सेस फॉर इंडिविजुअल। हर व्यक्ति के साथ निष्पक्ष रूप से ट्रीटमेंट हो, व्यवहार हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ एम्पावरमेंट, ऐसा ना कि किसी एक वर्ग को एम्पावर कर रहे हो, एक के साथ आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। तो ये ऐसा कुछ नहीं, फेयर ट्रीटमेंट क्या हो, फेयर ट्रीटमेंट हो, चाहे वो मामला पॉलिसीज का हो, प्रैक्टिसेस का हो, उनके नीड कंसर्न पे काम करने का हो। तो ऐसी चीजें एकोमोडेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के अंतर्गत किसी देश में रह रहे सभी नागरिकों के साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या कहता है, फेयर ट्रीटमेंट, सबको साथ लेके चला जाता है, किसी को एम्पावर और किसी को जो है आपका एक्सप्लॉयटेशन का सामना नहीं करना पड़ता। सबको एक साथ एक समान पॉलिसीज, यूनिवर्सल पॉलिसीज को लेकर देश को चला जाता है। तो ऐसी पॉलिसीज कहलाती है एकोमोडेशन। ठीक है, इस एकोमोडेशन में क्या करते हैं बेल्जियम के जो लीडर्स थे, वहां की जो गवर्नमेंट थी, 1970s एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। वो अपने संविधान को 4 बार अमेंड करते हैं। कितने बार, 4 बार अमेंड करते हैं, 4 बार अपने संविधान को संशोधन करते हैं, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल टू एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, जिससे कि एक देश के अंदर सभी लोग एक साथ रह सके। ठीक है, संविधान को संशोधन क्यों किया जाता है, क्योंकि लगता है कि नहीं कुछ और कमियां रह गई हैं, तो जिससे की वजह से दूसरे के साथ क्या हो रहा है, कुछ गलती हो रही है, तो उसको तुरंत जो है इम्प्रूव कर लेते हैं। तो संविधान को 4 बार इन्होंने अमेंड किया, सही बात है। इसके बाद ये इन्होंने करने के पीछे कारण क्या था कि सभी लोग एक साथ क्या खुशहाली के साथ रह पाए। इसके बाद
Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special are required to support a majority of members from each linguistic group. Thus, no single committee can make decision unilaterally. अब समझिए इस पूरे मामले को। देखिए, एकोमोडेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एकोमोडेशन में क्या होता है, अब हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। सबसे पहली बात, मैं पूरी बातें इस पूरी स्लाइड में जो आपको दिख रहा है उसको मैं एक बार में आपको समझा देता हूँ। ये आपका बेल्जियम है, ये क्या है आपका बेल्जियम। सबसे पहली बात, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, चाहे वो डच हो चाहे वो फ्रेंच हो। देश में यानी कंट्री में भी डच इज इक्वल टू फ्रेंच कर दिया गया, और कैपिटल में यानी कैपिटल सिटी में भी डाइवर्सिटीज थी, उसमें भी डच इक्वल क्या कर दिया गया, फ्रेंच कर दिया। यानी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर दोनों देश में भी कर दिए गए, जितने डच के रहेंगे उतने फ्रेंच के रहेंगे। अब जब इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रहेंगे तो क्या कोई अकेला जो लैंग्वेज बोलने वाला जो कम्युनिटी है वो अकेले डिसीजन ले सकती है? नहीं ले सकती। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन को नहीं ले सकती, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों को साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। इसके बाद कैपिटल सिटी में भी क्या कर दिया गया, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कर दिया गया। डच फ्रेंच दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। इन दो प्रकार की सरकार बन गई, ठीक है। इसके बाद एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई। ये सेंटर बन गया, स्टेट बन गया, एक थर्ड काइंड ऑफ कम्युनिटी बनाई गई, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया। क्या बोला गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया, जो कि हम लोग आगे जो है चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सबको क्या कर दिया गया, कोई भी जो कि न ज्यादा था ना कोई कम था, इसलिए जो है सभी मिलकर काम कर रहा है। देश में उसने कंप्रोमाइज कर लिया, कैपिटल में उसने कंप्रोमाइज कर लिया। एक और जो है लैंग्वेज कल्चर या किसी मुद्दे पे काम करने के लिए एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिससे कि वहाँ की पूरी व्यवस्था बड़ी जबरदस्त हो गई। वही चीज़ हमें पूरी इस टॉपिक में पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के जो मिनिस्टर्स हैं बोथ आर इक्वल। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों प्रकार की कम्युनिटीज के जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। साथ ही साथ सम स्पेशल आर रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। अब बताइए कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रहेंगे दोनों कम्युनिटीज के, चाहे वो फ्रेंच हो चाहे डच हो, तो क्या कोई अकेला डिसीजन को ले सकता है? नहीं ले सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट उसने ये कर दिया। इसके बाद मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, श्रीलंका कंडीशन में सारी चीज़ें सिन्हाला कम्युनिटीज के हाथ में थी, वो जो चाहते थे वो करते थे। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, स्टेट मशीनरी का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, क्योंकि पावर कंसोलिडेट थी। क्या थी? कंसोलिडेट थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया, ऑफर कर दिया। और बात करें ऐसा करने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट अब जो है सबऑर्डिनेट नहीं रह गया, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसकी भी कुछ शक्तियां हो गई, उसके भी कुछ पावर्स हो गए, जिसकी वजह से वो भी अपना इंडिपेंडेंट तरीके से अपने क्षेत्र में, अपने उस रीजनल सिस्टम में काम कर सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। ब्रुसेल्स यानी कैपिटल सिटी में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें भी दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिए गए। कौन से दोनों कम्युनिटीज? फ्रेंच और डच, ठीक है। The French speaking people accepted equal representation in Brussels। जो फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे कैपिटल में क्या थे, 80% ज्यादा थे, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए। भाई देश में कैपिटल में बहुत ज्यादा थे, 80-20 का रेशियो था, लेकिन जो फ्रेंच वाले लोग थे वो एक्सेप्ट कर दे, ठीक है फ्रेंच को भी इक्वल कर दो और डच को भी इक्वल कर दो। जब ऐसा करते हैं तो जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई देश में जो ज्यादा था, कौन ज्यादा था? डच। तो वो अगर कैपिटल में फ्रेंच वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, हम ज्यादा हैं, फिर भी इक्वल फ्रेंच रहेंगे और इक्वल जो है डच रहेंगे। तो जो देश में ज्यादा थे, कौन? डच, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाओ भाई हम तुम देश में भी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जितना मैं रहूंगा उतना तुम रहोगे। दोनों आपस में एकोमोडेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एकोमोडेट कर लेते हैं। तो कितना शानदार तरीके से जो है यहाँ पे देखो पावर शेयरिंग आपकी हो रही है। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक जो है थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई बेल्जियम में, जिसको बोला गया क्या? कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोला गया?
कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था उसको हम लोग समझते हैं। वो इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटीज, चाहे वो डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, नो मैटर वेयर दे लिव। अब देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय क्या थे, चाहे वो डच कम्युनिटी के लोग हों वो इलेक्ट करके अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लें, फ्रेंच कम्युनिटी वाले लोग इलेक्ट करके एक फ्रेंच कम्युनिटी वाली कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लें, जर्मन कम्युनिटी वाले लोग जो है अपनी लैंग्वेज कम्युनिटी के माध्यम से अपनी एक जर्मन कम्युनिटी लैंग्वेज बनवा लें, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लें। ये तीनों कम्युनिटी जो इसके अलावा भी अगर कोई लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटीज़ है या फिर कोई भी मामले के आधार पर डाइवर्सिफाइड कोई ग्रुप है वो भी चाहे तो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकता है। जैसे समझिएगा अगर हम बात करें डच वाले लोग जो है डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिए, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिए। फ्रेंच वाले जो है फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिए। इसके बाद जर्मन वाले आपके जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिए। ठीक है, अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई हर लैंग्वेज ग्रुप की, वो उसका काम क्या था, उस कम्युनिटी के लिए कोई भी काम हो कोई बात हो तो उस कम्युनिटी गवर्नमेंट के माध्यम से लोग अपनी बातों को रख पाते थे और वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती उन सब चीज़ों को जो है गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करते थे। अब कोई व्यक्ति फ्रेंच कम्युनिटीज का है और फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी हुई है, उसने इलेक्ट करके फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लिया। अब वो पूरे बेल्जियम में चाहे यहाँ रहता हो चाहे यहाँ रहता हो चाहे यहाँ रहता हो, वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उस कम्युनिटी के लिए पूरा शानदार काम करती है, उसका शानदार रिप्रेजेंटेशन करती है। अब चाहे फ्रेंच वाले चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे वेलोन रीजन में रहो चाहे फिर फ्लेमिश रीजन में रहें, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उन सबके लिए काम करती है। जर्मन की बात कर लें, जर्मन 1% थे फिर भी उनके लिए भी कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई जो उन जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के लिए काम करती हो। यानी कि आपकी ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग वन लैंग्वेज कम्युनिटीज, चाहे वो डच हो चाहे फ्रेंच हो चाहे जर्मन हो, नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं भी वो रहते हो उनके लिए वो सरकार काम करती थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट काम करती थी। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसके पास पावर थी कि वो जो है कल्चरल एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू पे क्या कर सके, काम कर सके। यानी जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी और मान लीजिए कम है, जर्मन लोग कम है तो ऐसा ना हो कि उसके साथ भेदभाव हो जाए, तो उसकी भी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, वो अपने कम्युनिटी को लेके अलर्ट रहती थी। कोई भी काम रहता था, कोई भी इशू रहता था, एजुकेशनल कल्चरल जो है लैंग्वेज किसी भी रिलेटेड इशू था, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट उस पर काम बाकायदा अच्छे से करती थी जिससे कि उस कम्युनिटी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो सके। यानी कि कितना शानदार अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बेल्जियम में बेल्जियन मॉडल में हमें देखने को मिलता है। क्या चलता है कि सबसे पहली बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर कर दिए गए, कैपिटल सिटी में भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव कर दिए गए। ठीक है, इसके बाद थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाएगी कम्युनिटी गवर्नमेंट, और साथ ही साथ हम जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम ये सोच सकते हैं कि जो बेल्जियन मॉडल था इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी कितना शानदार तरीके से हैंडल करते हैं वहाँ के जो लीडर्स थे। वहाँ पे किसी एक कम्युनिटी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, किसी एक कम्युनिटी के साथ जो है बहुत बड़ा उसको सपोर्ट करके उसको फेवर नहीं करते हैं, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। यानी कि एकोमोडेट करते हैं। क्या करते हैं? एकोमोडेट करते हैं, फेयर ट्रीटमेंट टू एवरीवन करते हैं। ठीक है, यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जैसा कि हम जानते हैं कि बेल्जियन मॉडल कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन फिर भी जो ये अरेंजमेंट किए गए हैव बीन वर्कड वेल सो फार, वो शानदार काम करते हैं, शानदार रिजल्ट करते हैं, एंड दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री इन द लिंग्विस्टिक लाइफ। तो आप जानते हो कि जैसा कि श्रीलंका में सिविक स्ट्राइफ हुआ था, सिविल वार हुआ था, ऐसी किसी भी कंडीशन से क्या बच जाते हैं, क्या होते हैं, बच जाते हैं, क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट था इस प्रकार से पावर शेयरिंग की जो व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत वो हर सोशल ग्रुप तक पावर को शेयर कर रहे थे, इसकी वजह से किसी प्रकार का सिविल वार नहीं होता है। और जब नहीं होता है तो बहुत शानदार मैसेज पूरे जो है वर्ल्ड में भी जाता है, पूरी यूरोप में भी जाता है। तो यूरोप में जब यूरोपियन यूनियन बनने लगा कि व्हेन मेनी कंट्री ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रसेल्स, बेल्जियम, यूरोप came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। तो जब यूरोपियन यूनियन बनने लगा, यूरोपीय देशों का जो एक यूनियन बनने लगा, तो ये हुआ कि हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आया कि हम ब्रसेल्स में ही बनाएंगे, क्योंकि बेल्जियम जो था
उसने एक शानदार काम किया था लोगों को एक साथ लेकर चलने में, यूनिटी को बनाने में, पावर को शेयरिंग करने में। इसलिए जब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने की बात आई तो उस वक्त यूरोप के जो तमाम देश थे वो प्रेफर करते हैं ब्रसेल्स को यानी बेल्जियम को कि वहीं पर हम अपने यूरोपियन हेडक्वार्टर को बनाएंगे, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर को बनाएंगे। खैर ये अदर एस्पेक्ट था, लेकिन आई होप आप खूब शानदार तरीके से मेजोरिटेरियनिज्म और एकोमोडेशन इन दोनों को खूब ध्यान से, ये कहाँ हुआ था? श्रीलंका में, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? बेल्जियम में। यहाँ पे क्या हुआ? सिविल वार। यहाँ पे क्या हुआ? सिविल वार, क्योंकि यहाँ इसने किया पावर को शेयर नहीं किया। इसमें हुआ शानदार एप्रिसिएशन, इसने क्यों? क्योंकि पावर को इसने क्या किया? शेयर किया। तो आप समझ चुके कि जो डाइवर्सिटीज थी दोनों देशों में, चाहे वो बेल्जियम हो चाहे श्रीलंका हो, दोनों देश बड़े क्या थे? छोटे थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतने छोटे देशों में भी अगर पावर को शेयर सही से न किया जाए तो सिविल वार हो सकता है। और देखिए इसने पावर को शेयर किया तो माहौल कितना सुखद हो गया। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे समझ पाए होंगे। मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका और एकोमोडेशन इन बेल्जियम, दोनों टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। यानी हमने पढ़ लिया केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, दोनों के हमने एथनिक डाइवर्सिटीज को देखा। हमने दोनों देशों के द्वारा की जाने वाली उन सभी पॉलिसीज के बारे में देखा जिससे कि वो अपने यहाँ की डाइवर्सिटीज को हैंडल कर रहे थे। यानी कि हमने देखा श्रीलंका में क्या डाइवर्सिटीज थी, हमने देखा बेल्जियम में क्या डाइवर्सिटीज थी, और हमने देखा श्रीलंका ने अपनी डाइवर्सिटीज को कैसे ट्रीट किया, कैसे जो है हैंडल किया। हमने देखा बेल्जियम ने अपने यहाँ डाइवर्सिटीज को कैसे हैंडल किया, कैसे ट्रीट किया। हमने देखा श्रीलंका ने जब हैंडल किया तो उसका रिजल्ट क्या आया, और हमने देखा बेल्जियम ने जब हैंडल किया तो उसका रिजल्ट क्या आया। फाइनली हम इन दोनों कहानियों के माध्यम से पूरी तरीके समझ गए कि पावर शेयरिंग जरूरी तो है, अगर न हो तो सिविल वार हो जाएगा, और हो जाए तो शानदार इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा उस देश में। सो आई होप आप इस टॉपिक को खूब अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। अब हम जो लोग पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपको आज का सेशन पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे तमाम कंटेंट आपके ऑलरेडी इस चैप्टर इस यूट्यूब सेशन पे, यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसको आप देख सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और इससे भी बेहतर कंटेंट आने वाले समय में आने वाले हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सिक्योर कर लीजिए, रख लीजिए। इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।